Hello everyone, welcome back to our channel Farmers Parent. In previous class we have discussed classifications of bacteria on the basis of their nature and on the basis of their shape. And in today's class we are going to discuss about classifications of bacteria on the basis of their cell wall. On the basis of cell wall, there are two types of bacteria, as I already told you, gram positive and gram negative bacteria. तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जी, मैं पिछले क्लास में बताया था कि यहां से क्वेश्चंस जो है वो बहुत बार पूछे गए हैं जीपेट एग्जामिनेशंस में। जो फार्मेसी का जीपेट एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें बहुत बार क्वेश्चंस जो है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं। यहां से क्वेश्चंस इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड आते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या चेंजेस होगा, ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या एक्स्ट्रा चीजें प्रेजेंट होगी। इसके अलावे यहां पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आया है वो ग्राम स्टेनिंग मेथड से क्वेश्चन आया है, यानी वो एक्सपेरिमेंट जिसके बेस पर बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया गया 2 कैटेगरीज में। उस एक्सपेरिमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो जीपेट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इसके अलावे ये जो कॉन्सेप्ट है माइक्रोबायोलॉजी में हमेशा बताता हूं, ये केवल बी फार्मेसी नहीं, बी फार्मेसी के अलावे जो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, जो फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, बीएमएलटी कर रहे हैं, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो ऑलमोस्ट ये जितनी भी मेडिकल फील्ड है इन सभी में हमें क्या होता है, बेसिकली हमें डिस्कस करना होता है, क्योंकि हर एक फील्ड में, हर एक जो बायो से रिलेटेड जो एरियाज है, स्कोप है, उनमें माइक्रोब्स का अपना बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंस क्या है, इंपैक्ट है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक साइंटिस्ट है जी, एक मेथड हम डिस्कस करेंगे आज वाली क्लास में। उस मेथड का नाम होगा ग्राम स्टेनिंग। कौन सा मेथड होगा बेटा? ग्राम स्टेनिंग। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो ग्राम, एक साइंटिस्ट है बेटा जिनका नाम ग्राम था। तो ग्राम जो है उन्होंने बैक्टीरिया के सेल वॉल के बेस पर बैक्टीरिया को डिवाइड किए थे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। एज यू नो बैक्टीरियल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट वाली क्लास में जो माइक्रोबायोलॉजी का बनाया था उसमें मैंने बताया था आपको। तो इन्होंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किए थे बैक्टीरिया के ऊपर, जिसका नाम उन्होंने क्या दिए, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। देखो ग्राम क्या है, तो ये साइंटिस्ट का नाम है, यहां पर याद रखेंगे। ये क्या है भाई? साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट का नाम है ग्राम। और स्टेनिंग का मतलब क्या होता है बेटा? तो स्टेनिंग का मतलब आपको मालूम है दाग, यानी कि स्टेन लगना। जैसे कपड़े में दाग लग जाते हैं तो धुलने के लिए हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं वॉश करने के लिए, तो वैसे ही स्टेन का मतलब ही क्या होता है, हिंदी मीनिंग इसका सिंपल है दाग। देखो अगर आपको टर्म्स पे कमांड है तो कॉन्सेप्ट वहीं पे खत्म हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूं, इसलिए मेरी जो बुक भी जो है उसमें मैं सबसे पहले उन टर्म्स के बारे में ही डिस्कस करता हूं कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है। जब हमें मीनिंग समझ में आ जाता तो ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते, नहीं तो अन्यथा हम जब पढ़ते हैं बुक को और उसमें ऐसे मेडिसिनल टर्म्स आ जाते हैं, ऐसे मेडिकल टर्म्स आ जाते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये ग्राम स्टेनिंग उन टर्म्स के ऊपर आपको क्या करना है, कमांड बनाना है। जब टर्म्स के ऊपर आप कमांड बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा बेटा, ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो साइंटिस्ट नेम था स्टेनिंग ग्राम और स्टेनिंग का मतलब दाग। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। यानी कि ये जहां से जीपेट में क्वेश्चंस आते हैं, जिस चीज के लिए हम यहां पर क्लास में आज हम लोग अटेंड कर रहे हैं। क्या है भाई ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे है? तो उसके लिए एक मेथड हम लोग देखते हैं बेटा। मेथड का नाम है ग्राम स्टेनिंग मेथड और टेक्निक। तो हेडिंग डालेंगे ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जीपेट के लिए, ग्राम स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट और मेथड।
अब सुनना कैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके बेस पर बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया। बाकी हम डिफरेंट पॉइंट भी देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव का क्या होगा, ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, वो सारी चीजें देखेंगे, लेकिन नाम कैसे रखा गया। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाली क्लास में बताया था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया, ये 5 किंगडम है जो आर.एच. व्हिटेकर ने जिसको क्लासिफाइड किए थे। तो कैसे क्लासिफाइड किए थे वो मैं आपको बताया था। तो कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं, इसे कहते हैं डीप नॉलेज। अगर आपको डीप नॉलेज है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो रटने की चीजें बहुत कम हो जाती है, तो रटना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे ग्राम स्टेनिंग होता कैसे, और इसी मेथड से ये यूनिट 2 माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 2 में आपको एक चैप्टर पढ़ना है बेटा, ग्राम स्टेनिंग मेथड। तो वो स्टार्ट हो रहा है। मैं यूनिट 2 में ग्राम स्टेनिंग नहीं पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं ऑलरेडी यहीं पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इसी के बेस पर ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन आएगी। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या हुआ। उन्होंने क्या लिया भाई, तो एक स्लाइड लिए। उन्होंने क्या लिए, एक स्लाइड। आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे कॉलेज में या स्कूल में भी, अगर आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो उन्होंने क्या लिए भाई, एक स्लाइड लिए, और स्लाइड में उन्होंने क्या फिक्स कर दिए, तो स्लाइड में उन्होंने फिक्स कर दिए यहां पर एक बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया को यहां पर उन्होंने क्या कर दिए, वहां पर रख दिए स्लाइड में। तो क्या है बेटा, सिंपली दिस इज अ स्लाइड। ये क्या है बेटा, स्लाइड है, और ये क्या है बेटा, तो ये है अपना बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। समझना अच्छे से, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, तो क्या है, एक स्लाइड लिए और उस स्लाइड में बैक्टीरिया को इंसर्ट कर दिए। अब नेक्स्ट क्या हुआ भाई, तो इस स्लाइड में उन्होंने ऐड किए कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स। क्या ऐड किए, तो कलरिंग सबस्टांस। और कलरिंग सबस्टांस कैसा था, तो कलरिंग सबस्टांस था बेटा पर्पल, वायलेट कलर। कैसा ऐड किए भाई, तो यहां पर ऐड किए उन्होंने एक कलरिंग सबस्टांस। क्या ऐड किए, कलरिंग सबस्टांस, जो कैसा था, वायलेट कलर। वायलेट, या तो इसको हम पर्पल भी कहते हैं, पर्पल कलर। तो पर्पल कलर को ऐड किया गया। तो जब पर्पल कलर यहां पर ऐड हुआ तो क्या देखने को मिला भाई, तो ये जो स्लाइड था, और स्लाइड में क्या था भाई, बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया में इन्होंने क्या ऐड कर दिए, तो बैक्टीरिया में इन्होंने ऐड कर दिए पर्पल कलर। तो बैक्टीरिया यहां पर पर्पल कलर का हो गया, क्योंकि आपने यहां पर क्या दे दिया, एक कलर दे दिया। क्योंकि देखो यहां पर एक स्टेन लगाना, एक दाग छोड़ना है। जैसे कपड़ों पे हम कलर डालते हैं ना होली के टाइम में, वैसे ही उसका दाग हो जाता है। तो यही हमें यहां पे करना। तो यहां इन्होंने क्या ऐड कर दिया, कलरिंग मटेरियल वायलेट सबस्टांस, वायलेट कलर इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब क्या हुआ कि अब इन्होंने इसको फिक्स किए, इस कलरिंग सबस्टांस को इन्होंने क्या किया, फिक्स किए, मतलब उस वहां पर परमानेंट करने की कोशिश किए। तो यहां पर अब इन्होंने क्या ऐड किया बेटा, तो अब इन्होंने ऐड किए फिक्सिंग सबस्टांस। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें ध्यान रखना है कि उन्होंने क्या ऐड कर दिया बेटा, तो फिक्सिंग सबस्टांस। और फिक्सिंग सबस्टांस में इन्होंने क्या ऐड किया बेटा, तो याद रखना है आयोडाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कौन सा कलर यूज किया गया, अभी मैं बताऊंगा जीपीटी में कहां से कौन कौन से क्वेश्चन यहां से आए हैं। तो उन्होंने आयोडाइड को यूज किया एज अ फिक्सिंग एजेंट। ठीक है, तो कलरिंग एजेंट क्या था, वायलेट कलर, पर्पल कलर, फिक्सिंग एजेंट क्या था, आयोडाइड। तो इन्होंने जब फिक्सिंग एजेंट यहां पर यूज किया है, तो क्या देखें कि कलर जो है वो क्या हो गया, स्लाइड में फिक्स हो गया। तो ये अपना एक स्लाइड है, स्लाइड में कलर जो है यानी कि पर्पल कलर जो हम लोगों ने यूज किए थे, वो पर्पल कलर यहां पर क्या हो गया, फिक्स हो गया ड्यू टू एडिशंस ऑफ आयोडाइड। अब उन्होंने क्या किया भाई, तो अब उन्होंने क्या किए कि इस फिक्सिंग एजेंट से अब कलर को रिमूव करने के लिए, जैसे मान के चलो हमने कलर खेला, हम लोग होली खेले, होली जब खेलते हैं तो कलर लग गया, उसके बाद उसको हम साफ करते हैं, या हम वॉशरमैन को देते हैं, धोबी को देते हैं जो उसको क्लीन करता है डिटर्जेंट यूज करके। तो वैसे ही जब ये फिक्स कर दिया आयोडाइड से, तो अब इसको वॉशिंग एजेंट से वॉश किए। तो अब उन्होंने क्या ऐड किए, तो अब उन्होंने ऐड किए वॉशिंग एजेंट। क्या ऐड किए बेटा, वॉशिंग एजेंट, जो इस कलर को क्या कर दे, रिमूव कर दे। और वॉशिंग एजेंट में उन्होंने क्या यूज किए थे, अल्कोहल। क्या यूज किया था बेटा, अल्कोहल, इथेनॉल बेसिकली, इथाइल अल्कोहल यहां पर क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो क्या यूज हुआ, अल्कोहल। जब उन्होंने अल्कोहल से वॉश किए
तो वहां पर दो चीजें दिखाई दी। क्या दो चीजें वहां पर आया भाई? तो एक तो आपका ये आया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो कलर को रिटेन कर लिए और कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो कलर को रिलीज कर दिए। जैसे मानकर चलो हमारे कपड़े में कलर लग गया, हमने वॉश किया, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे कलर होते हैं जो नहीं जाते हैं, कुछ ऐसे स्टेन होते हैं जो परमानेंट हो जाते हैं, एक बार में वॉश करने से नहीं धुलते, या तो परमानेंटली नहीं धुलते हैं, है ना, स्टेन नहीं जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इजीली वॉश आउट हो जाते हैं। तो यहां पर भी उन्होंने क्या देखे कि वॉशिंग एजेंट जब उन्होंने ऐड किया तो सम ऐसे थे, मतलब जो ये स्लाइड था इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया था, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया था जो इस कलर को रिटेन किया और कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो इस कलर को रिटेन नहीं किए, रिलीज कर दिए। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जी? तो यहां पर उन्होंने क्या देखे कि सम बैक्टीरिया रिटेन कलर, रिटेन पर्पल, और वी कैन ऑल्सो से वायलेट कलर या तो स्टेन। यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो उस कलर को, उस स्टेन को रिटेन किए, यानी वहां पे प्रेजेंट रहा, वॉश आउट नहीं हुआ अल्कोहल से वॉश करने के लिए, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे, तो सम बैक्टीरिया, ये एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं आपको, माइक्रोबायोलॉजी में ये एक्सपेरिमेंट करना भी है, आप प्रैक्टिकल्स इसका करना भी है, परफॉर्म करना है। अगर प्रैक्टिकल्स करोगे तब तो जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, और वैसे भी अभी याद हो जाएगा ना, इस क्लास के बाद आपको याद हो जाएगा और आप समझ लो कि ये क्वेश्चन आपका जीपीएट में सॉल्व हो गया। तो सम बैक्टीरिया रिलीज वायलेट कलर, वायलेट कलर को क्या कर दिया, वायलेट स्टेन को क्या कर दिया बेटा, रिलीज कर दिया। अब इन दोनों बैक्टीरिया पे, यानी ये जो दोनों बैक्टीरिया था जिसने कलर को रिटेन कर रखा है और जिसने कलर को रिमूव कर दिया यानी रिलीज कर दिया है, इन दोनों बैक्टीरिया में उन्होंने क्या किया बेटा, तो एक एक्स्ट्रा काउंटर स्टेन ऐड किए, यानी एक अलग से केमिकल्स ऐड किए एजेंट, उसको हम बोलते हैं तो ऐड काउंटर एजेंट। क्या ऐड किया बेटा, काउंटर एजेंट, और काउंटर एजेंट का नाम था बेटा सेफ्रानिन। काउंटर एजेंट अपना कौन सा है भाई, सेफ्रानिन। तो इन्होंने काउंटर एजेंट के रूप में क्या लिए, सेफ्रानिन, सेफ्रानिन। तो सेफ्रानिन काउंटर एजेंट के रूप में इन्होंने क्या किया, इसको यूज किया सेफ्रानिन को। क्या देखने को मिला, तो देखो जो पहले से था, जैसे ही हमने काउंटर एजेंट यूज किया तो हमें क्या देखने को मिला, तो यहां पर हमें दो चीजें देखने को मिलेगी। दो चीजों में क्या क्या दिखाई देगा भाई, तो जिसके पास ऑलरेडी स्टेन है, यानी ये बैक्टीरिया जिसके पास ऑलरेडी पर्पल कलर है, तो ये बैक्टीरिया काउंटर एजेंट को रिसीव नहीं करेगा, ये बैक्टीरिया काउंटर एजेंट को रिसीव नहीं करेगा, यानी इसके पास पर्पल कलर है। तो ये जो बैक्टीरिया था ये अभी भी कैसा है भाई, तो ये एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसने कलर को रिटेन कर रखा है, वो अभी भी कैसा है, पर्पल कलर, यानी इसने कलर को रिटेन नहीं किया और काउंटर एजेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास स्टेन है, ऑलरेडी इसके पास पर्पल स्टेन है। लेकिन दूसरा जो बैक्टीरिया था बेटा, दूसरे बैक्टीरिया ने क्या किया भाई, तो दूसरे बैक्टीरिया ने इस सेफ्रानिन के कलर को रिसीव कर लिया, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पहले से कोई कलर नहीं था। जैसे ही हमने अल्कोहल से वॉश किए वैसे ही उसने अपने कलर को, यानी जो वायलेट कलर था उसको उन्होंने क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। तो अब उन्होंने क्या किया, तो अब यहां पर जो कलर था वो लगभग रेडिश कलर था। कैसा था, पेल रेडिश कलर। किसका ये पेल रेडिश कलर है, ये सेफ्रानिन का, ड्यू टू सेफ्रानिन, सेफ्रानिन के कारण यहां पर कैसा कलर दिख रहा है, पेल रेडिश कलर। तो देखिए रिजल्ट क्या आया एक्सपेरिमेंट में, यहां पर क्या आया भाई, तो बैक्टीरिया विथ वायलेट कलर, वायलेट और पर्पल कलर, और सेकंड क्या आया बेटा, तो बैक्टीरिया विथ पेल रेडिश कलर। तो
तो वैसे बैक्टीरिया जो वायलेट कलर में था, यानी जिसने कलर को रिटेन किया था, ये शब्द पे आना है, जिसने कलर को रिटेन किया था, जिसने कलर को रिसीव करके रखा आफ्टर वॉशिंग, वॉश करने के बाद भी, तो उस बैक्टीरिया को इन्होंने क्या नाम दिया बेटा? तो दैट बैक्टीरिया इज नोन एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को उन्होंने क्या बोले? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड दोज बैक्टीरिया विच रिलीज वायलेट कलर और विच रिसीव सेफरानिन कलर, उस बैक्टीरिया को उन्होंने क्या नाम दिए? तो दिस बैक्टीरिया इज नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है बेटा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसने कलर को रिमूव किया, कलर को क्या किया? रिमूव किया, उसे हमने क्या बोले? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ग्राम पॉजिटिव क्या है? जिसने क्या किया भाई? कलर को रिटेन किया। तो ये मेथड जो है वो है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, जिसके बेस पर हम यह जान पाते हैं कि बैक्टीरिया कितने टाइप का है। जिसने वायलेट कलर को रिसीव कर लिया वो ग्राम पॉजिटिव, और जिसने वायलेट कलर को रिलीज कर दिया वो ग्राम नेगेटिव। क्वेश्चंस क्या आते हैं कि ग्राम पॉजिटिव कैसा कलर शो करता है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में? तो याद रखना है वायलेट और पर्पल। ग्राम नेगेटिव कैसा शो करेगा? तो पेल रेडिश कलर। ये पहला क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि हम जो एजेंट यूज करते हैं ग्राम स्टेनिंग के लिए वो क्या है, उसकी सीक्वेंस अरेंज करने के लिए जीपेट में क्वेश्चन आ चुका है। तो कैसे है सीक्वेंस, क्या है बेटा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कलरिंग मटेरियल ऐड करते हैं क्या? तो कलरिंग एजेंट, और कलरिंग एजेंट आपको मालूम है क्रिस्टल वायलेट। क्या हम यूज किए बेटा? क्रिस्टल वायलेट। कलरिंग एजेंट में हम लोगों ने क्या यूज किया? क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट कलर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कहां पर हम लोग गए? तो ऐड किए बेटा फिक्सिंग एजेंट। तो फिक्सिंग एजेंट ऐड किए, और फिक्सिंग एजेंट के रूप में हमने क्या यूज किया? आयोडाइड। थर्ड क्या किया बेटा? वॉशिंग एजेंट। वॉशिंग एजेंट में हमने क्या यूज किया बेटा? तो वॉशिंग एजेंट के रूप में हमने यूज किया अल्कोहल, जिसमें इथाइल अल्कोहल बेसिकली यूज होते हैं। और फाइनली हमने क्या यूज किया? काउंटर एजेंट। क्या यूज किए? काउंटर एजेंट। ये यहां पर है ना, काउंटर एजेंट, देख लो काउंटर एजेंट। और काउंटर एजेंट में हम लोगों ने क्या यूज किया बेटा? सेफ्रानिन। सेफ्रानिन। तो ये सीक्वेंस याद रखना है ग्राम स्टेनिंग का। ये सीक्वेंस से क्वेश्चंस जीपेट में ऑलरेडी आ चुके हैं, जीपेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि अरेंज करना था ग्राम स्टेनिंग एजेंट को। तो अरेंज में क्या है? सबसे पहले कलरिंग एजेंट, देन फिक्सिंग एजेंट, देन वॉशिंग एजेंट, देन काउंटर एजेंट। सम टाइम क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं कि काउंटर एजेंट विच आर यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो कौन सा काउंटर एजेंट यूज होगा? सेफ्रानिन। वो पूछ सकते हैं वॉशिंग एजेंट विच आर यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, कौन सा होगा? अल्कोहल। फिक्सिंग एजेंट विच आर यूज्ड इन द केस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, कौन सा होगा? आयोडाइड। तो इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो बैक्टीरिया हम लोगों ने क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ये कैसे क्लासिफाइड किए? तो ये एक टेक्निक था, एक एक्सपेरिमेंट था, ग्राम स्टेनिंग मेथड, जिसमें ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे बैक्टीरिया के ऊपर, और ये इसका क्या था? एक्सपेरिमेंट था। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। ग्राम स्टेनिंग जो है यूनिट 2 का ग्राम स्टेनिंग टेक्निक भी कंप्लीट हो गया, और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हम लोग को कुछ इंफॉर्मेशन भी मिल गया, है ना। तो लगभग सारी चीजें अपन क्या कर लिए बेटा? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से लगभग सारी चीजें हम लोग क्या कर लिए हैं? यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपका पूछा जाता है आपके सिलेबस में है, वो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस।
है ना, कि ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है, तो इसके डेफिनेशन याद करने के बजाय हम इनके डिफरेंस वाले पॉइंट पे आते हैं। डिफरेंट याद करने का अपना एक बेनिफिट्स है जी, कि अगर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस में यानी आपके कॉलेज के एग्जामिनेशंस में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, अगर इस टाइप से थियोरिटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो भी आप लिख लोगे। और दूसरी चीज, अगर जीपेट, नाइपर या आपके जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, बीएमएलटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप जीएनएम के स्टूडेंट हैं, फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है तो उसमें आपको ग्राम पॉजिटिव से क्वेश्चंस आते हैं। तो 7-8 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव का और 7-8 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ग्राम नेगेटिव का, तो दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और यूनिक पॉइंट भी आ जाएगा, और उससे बाहर क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नहीं पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। क्या देखते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं जी, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव, साइन में ऐसे दे रहा हूं बेटा, है ना, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस, तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को सबसे पहले हम क्या कर देंगे बेटा, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो एक साइड हम लोग ले लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक साइड हम लोग ले लेते हैं ग्राम नेगेटिव। तो दिस वन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और इस साइड हम लोग ले लेते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इन दोनों में क्या कर लेते हैं, कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, है ना। देखिए ग्राम पॉजिटिव का फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, द बैक्टीरिया रिमेन कलर्ड पर्पल विथ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। हमने इन चीजों को देखा, तो पॉइंट में लिखता हूं द बैक्टीरिया रिमेन कलर्ड पर्पल विथ ग्राम स्टेनिंग आफ्टर washing with alcohol। तो अभी हमने एक्सपेरिमेंट में क्या देखे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो क्या करता है बेटा, अगर आप उसको ग्राम स्टेनिंग मेथड में अगर वॉश भी करते हो अल्कोहल से तो भी ये कलर को क्या करता है, रिटेन करता है। ग्राम नेगेटिव के केस में द बैक्टीरिया, फर्स्ट पॉइंट, द बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन, ऑब्वियसली इसने रिटेन नहीं किया था, रिटेन द स्टेन when washed with alcohol। अगर हम इसको अल्कोहल से वॉश्ड करते हैं तो रिटेन्स ये कलर को नहीं करेगा। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्राम पॉजिटिव का, सेल वॉल इज सिंगल लेयर। याद रखेंगे, अब सेल वॉल वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक मैं पॉइंट आपको बता दूं बेटा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वो थिक होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल थिन होता है। और ये जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल से ही था, कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल बैक्टीरिया में भी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो अब सेल वॉल वाले पॉइंट पे आते हैं कि ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए याद रखना है। तो सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड। क्या है बेटा, सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड। सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड, ये सिंगल लेयर्ड होगा। ये क्या होगा भाई, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इज बाई लेयर्ड। सेल वॉल इज बाई लेयर्ड। ये देखो बाई का मतलब हुआ दो और सिंगल का मतलब हुआ सिंगल, ओनली वन। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है बेटा वो सिंगल लेयर्ड है, जबकि ग्राम नेगेटिव के केस में क्या है, डबल लेयर्ड यानी कि बाई लेयर्ड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीपेट के लिए, है ना। थर्ड पॉइंट,
सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। सेल वॉल क्या चीज का बना है भाई? पेप्टिडोग्लाइकेन का। तो यहां पर है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ऑब्वियसली दोनों प्रेजेंट है, दोनों में ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का ही होगा। तो यहां पर अपन डायरेक्ट याद करते हैं कि सेल वॉल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। देखो ऑल बैक्टीरियल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। सबका बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का है। तो यहां पर याद रखना है सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन इज 20 to 80 नैनोमीटर थिक, यानी थिकनेस कितना है? 22 नैनोमीटर। जबकि यहां पर जो सेल वॉल है बेटा अप्रॉक्स 8 to 12 नैनोमीटर थिक है। तो यहां पर याद रखना है सेल वॉल इज 8 to 12 नैनोमीटर थिक। ये मेजर डिफरेंस है। मैंने क्या बताया कि ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया जो है वो सेल वॉल जो है वो थिक होती है। तो देखो ये थिकनेस कितनी है? 20 to 80 नैनोमीटर, जबकि यहां पर कितनी है? 8 to 12। ये मत सोचना कि बाई लेयर है तो ज्यादा थिकनेस होगा, नहीं। बाई लेयर का मतलब है लेयर दो होंगे, थिकनेस ज्यादा किसकी होगी? ग्राम पॉजिटिव की होगी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जी, द सेल वॉल इज स्मूथ। सेल वॉल क्या होगा बेटा? स्मूथ होगा। तो द सेल वॉल इज स्मूथ। सेल वॉल क्या होगा बेटा? स्मूथ होगा। जबकि हम इसके केस में आते हैं तो सेल वॉल इज वेवी। क्या होगा भाई? सेल वॉल इज वेवी। ये वेवी सेल वॉल होंगे, इसीलिए इजीली क्या कर लेते हैं? होस्ट सेल के ऊपर एडहेसिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। आगे मैं बताऊंगा बैक्टीरिया, जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा उसे मैं बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। देखो बैक्टीरिया तो अपन इतने मतलब ये जो चैप्टर्स अपन पढ़ रहे हैं ना, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन आप आ जाओ, ड्रग एनालिटिक्स जब आप पेपर दोगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है माइक्रोबायोलॉजी से आते हैं। रिसर्च एनालिस्ट में जब आप जाओगे तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो माइक्रोबायोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। ये केवल जीपेट के लिए नहीं है। मैंने बताया ना कि बीएससी नर्सिंग हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, बीएमएलटी हो गया, ये जहां पर भी माइक्रोबायोलॉजी हमें पढ़ने होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है जी। तो सेल वॉल इज वेवी एंड कम्स in contact with प्लाज्मा लेमा, है ना, कॉन्टैक्ट विथ प्लाज्मा लेमा only at a few कोकाई। तो यहां पर याद रखना है कि बेसिकली यहां पर क्या है भाई? तो सेल वॉल जो है बेबी किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्राम निगेटिव में। और ग्राम पॉजिटिव में क्या है भाई? सेल वॉल जो है वो क्या है भाई? कैसे प्रेजेंट है? तो सेल वॉल ग्राम निगेटिव में क्या है? अपना स्मूथ है। अगर आप लिख नहीं पाते हो लाइव क्लासेस में तो ये अवेलेबल रहता है वीडियोज दोबारा भी, है ना। आप इसको रोक करके भी देख सकते हो या तो इसको आप दोबारा भी देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है जी, फिफ्थ पॉइंट ग्राम निगेटिव में। फिफ्थ पॉइंट है म्यूरिन। देखो पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन दोनों का बना होता है सेल वॉल अपना। तो म्यूरिन, एक मिनट, म्यूरिन है ना, म्यूरिन जो है बेटा जो सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट्स है। म्यूरिन कंटेंट इज, म्यूरिन यानी कि पेप्टिडोग्लाइकेन है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन पीजी में लिखा हूं यहां पर। म्यूरिन कंटेंट इज 70 to 80%, 70 to 80%। ग्राम पॉजिटिव में म्यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो 70 to 80% है, जबकि ग्राम निगेटिव में जो म्यूरिन का कंटेंट है बेटा वो अप्रॉक्स 10 to 20% है। तो म्यूरिन यानी पेप्टिडोग्लाइकेन कंटेंट इज 10 to 20%। तो देखिए कितना डिफरेंस है कि एक में म्यूरिन का कंसंट्रेशन 70 to 80% है ग्राम पॉजिटिव के केस में,
और ग्राम निगेटिव में 10 to 20%। और यही सब यूनिक पॉइंट है, ग्राम पॉजिटिव का ये पॉइंट है और ये ग्राम निगेटिव का, और इनके बेस पर हम दोनों को डिफरेंस भी कर दिए। तो सारे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, यानी अगर डिफरेंस भी क्वेश्चन आता है तो भी हमें समझ में आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, और अगर यूनिक पॉइंट से भी जीपीएड में क्वेश्चन आते हैं, नाइपर में क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमसे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिलम। आपको मालूम होगा, कहीं सुने होंगे कि बैक्टीरियल सरफेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है मोटिलिटी के लिए, यानी कि उसमें प्रॉपर मूवमेंट शो करने के लिए, है ना। तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो फ्लैजिला जब मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर, इसके बाद अपन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन के बाद लास्ट में हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें, फ्लैजिला से इंपॉर्टेंट रोल या जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो उस समय मैं आपको रिकॉल करा दूंगा, यहां पर बस समझना। तो बेसल बॉडी ऑफ द फ्लैजिला, बेसल बॉडी ऑफ द फ्लैजिला, फ्लैजिलम है ना, या फ्लैजिला कहते हैं ना। तो बेसल बॉडी ऑफ द फ्लैजिला कंटेन्स टू रिंग, कंटेन टू रिंग्स। कौन कौन से रिंग यहां पे प्रेजेंट होगा, एस एंड एम रिंग। और जब हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो यहां पर 4 रिंग प्रेजेंट होगा। तो बेसल बॉडी ऑफ द फ्लैजिला, ऑफ द फ्लैजिला, फ्लैजिला कंटेन्स 4 रिंग। कितने रिंग कंटेन्स होते हैं बेटा, 4 रिंग्स होते हैं। कौन कौन है, तो एल, पी, एस एंड एम रिंग। तो ग्राम नेगेटिव में देयर आर 4 रिंग प्रेजेंट, और इन द केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव ओनली 2 रिंग प्रेजेंट। ये भी एक डिफरेंस है जी। चलिए नेक्स्ट आते हैं जी, मीजोसोम से रिलेटेड है। मीजोसोम से एक एनालॉग्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो रेस्पिरेशन और डीएनए की फॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रक्चर्स वाले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें। फिलहाल डिफरेंस के पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है, मीजोसोम्स, मीजोसोम्स आर क्वाइट प्रोमिनेंट है इन द केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव, और इन द केस ऑफ ग्राम निगेटिव लेस, क्या है भाई, लेस प्रोमिनेंट है। तो मीजोसोम्स आर लेस लेस प्रोमिनेंट है किसके केस में, ग्राम निगेटिव के केस में। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है जी, ओनली few bacteria are pathogenic, mostly bacteria are pathogenic। अब देखिए, जो पैथोजेनिक होते हैं, यानी वैसे बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करें, जो इन्फेक्शियस नेचर के होते हैं, जो इन्फेक्शंस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो बैक्टीरिया बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है बेटा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया में मैंने जो आपको जो भी चीजें बताई वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, ये पैथोजेनिक नेचर के हैं जी, पैथोजेनिक नेचर के हैं, है ना। तो ये पैथोजेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा डिजीज जो कॉज करता है वो कौन करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपको याद क्या क्या करना है जीपीएड के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूं याद रखेंगे जी। रिटेन करता है भाई क्या चीज को भाई, तो ये रिमेन यानी कलर को रिटेन करता है, कैसा, पर्पल, जबकि ये नहीं करता है, पहला पॉइंट। सेल वॉल सिंगल लेयर होगा, जीपीएड के लिए है, ये बाई लेयर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीपीएड के लिए। 20 to 80 नैनोमीटर थिकनेस होगा जी, ये भी जीपीएड के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 8 to 12 नैनोमीटर थिकनेस होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जीपीएड के एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। यहाँ से सेल बॉल स्मूथ होंगे, यहाँ पर वेवी सेल बॉल होगा। म्यूरिन का कंसंट्रेशन से डायरेक्ट जीपीएड में क्वेश्चन आएगा, जो 70 to 80% इन द केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड 10 to 20% इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। बेसल बॉडी ऑफ द फ्लैजिला कंटेन्स 2 रिंग, ओनली एस एंड एम रिंग प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया
गया हमें LPSM, 4 रिंग प्रेजेंट। ये रिंग क्या है, कहां प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला क्या है, मैं बढ़ाऊंगा आपको, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल माथे पे लकीर मत लो, एक एक चीज में एक एक टर्म्स पे आपको कमांड बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस क्लास आप अटेंड करते जाओ, है ना, और उसके बाद देखो कि कैसे आपकी नॉलेज बूस्टअप होती है और कैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक कर जाते हो हमारे चैनल्स के थ्रू, है ना। तो मीजोसोम्स आर क्वाइट प्रोमिनेंस, याद रखना ये मीजोसोम्स क्या है ये भी मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर्स वाले पॉइंट में। पैथोजेनिक बहुत कम होते हैं और ये पैथोजेनिक ज्यादा होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे और क्लासिफिकेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे आज वाली क्लास में ग्राम स्टेनिंग देख लिए और डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव भी देख लिए। अब कहां पर आते हैं, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। अभी क्लासिफिकेशन खत्म नहीं हुआ, मैंने प्रीवियस क्लास में आप बोलोगे कि सर आपने तो 3 ही लिखाए थे। कुछ क्लासिफिकेशंस जो हैं वो हमें पढ़ने थे स्ट्रक्चर्स के बाद, लेकिन मैं यहीं पे खत्म कर देता हूं क्योंकि वो भी जरूरी है, वो भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस आते हैं बैक्टीरिया का, यानी 4th नंबर पे क्लासिफिकेशन। देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कंप्लीट हो गया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप कंप्लीट हो गया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कंप्लीट हो गया, है ना। ये सारे के सारे कंप्लीट हो गए क्या, ये 4 के 4। अब हम लोग 3 कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, O2 का मतलब है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट से रिलेटेड अब हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बैक्टीरिया में भी, बैक्टीरिया कितने टाइप्स के हो जाएंगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन या ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो बैक्टीरिया में भी एक तो हमें बैक्टीरिया हो जाएगा बेटा एरोबिक और एक हमारा बैक्टीरिया हो जाएगा एनारोबिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो फर्स्ट बैक्टीरिया इज एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, यानी दोज बैक्टीरिया which required oxygen for cellular respirations is known as aerobic bacteria। आपने पढ़ा होगा कि दुनिया का जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था वो क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक यानी कि मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया, यानी ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो था वर्ल्ड का वो क्या था, बैक्टीरिया था। अब बैक्टीरिया जो सबसे पहले था बेटा वो एनारोबिक नेचर का था। स्टोरी सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी, और इसी से ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, क्वेश्चंस आते हैं जीपीटी में। तो बैक्टीरिया जो था सबसे पहला वो क्या था, एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब है दोज बैक्टीरिया विच डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। वैसे बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया। लेकिन एनारोबिक बैक्टीरिया का एक डिसएडवांटेज है जी। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो आपने बायोकेमिस्ट्री में या शायद आपने 3rd सेमेस्टर में जो है वो तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हायर एजुकेशन वाले पढ़े होंगे, या तो आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्लास 12th में भी आपने बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि जब फूड से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज से जब एटीपी बनता है तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। ग्लाइकोलिसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या बनता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अभी आपने नहीं पढ़े तो बी फार्मा में आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से इन चीजों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहां पर क्या बताया गया है कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बैक्टीरिया ओनली 10 एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं एक ग्लूकोज से,
और जबकि जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्रैब साइकिल यानी सिट्रिक एसिड साइकिल परफॉर्म करते हैं और लगभग 36 एटीपी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो बैक्टीरिया जो पहले एनारोबिक था उसको मालूम है कि हम एक न्यूट्रिशंस लिए ग्लूकोज और उस ग्लूकोज से मात्र 10 एटीपी का फॉर्मेशन किए, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था। इस कारण से अगर ऑक्सीजन होता तो वो भी बैक्टीरिया 36 एटीपी का फॉर्मेशन करता। तो इतना मुश्किल से हम न्यूट्रिशन खोजते हैं, ग्लूकोज लाते हैं और वो ग्लूकोज हमें मात्र 10 एटीपी देकर के चला जाता है। तो बैक्टीरिया ने क्या माइंड यूज किया कि सारे बैक्टीरिया एनारोबिक से एरोबिक में कन्वर्ट हो गए, यानी कि अब वो ऑक्सीजन लेने लगे और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल ये सब परफॉर्म करने लगे। यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑर्गेनिज्म सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उन्होंने क्या कर दिया, रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर दिए और जो न्यूट्रिएंट्स था उसमें से प्रॉपर एटीपी का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिए। तो उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। यानी पहले जो बैक्टीरिया था वो एनारोबिक था और बाद में जो बैक्टीरिया डेवलप हुआ वो एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप हुआ। यहां पर हम लोग सबसे पहले एरोबिक बैक्टीरिया डिस्कस करते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ बेटा, दोज बैक्टीरिया which required oxygen to stay in living condition। तो लिविंग कंडीशंस में बने रहने के लिए इनको क्या चाहिए, अगर ऑक्सीजन चाहिए तो उस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया फर्दर क्लासिफाइड किया गया है जी, एरोबिक बैक्टीरिया फर्दर इसको क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका होता है बेटा ऑब्लिगेट एरोबिक। क्या होता है बेटा, ऑब्लिगेट एरोबिक। देखो फैकल्टेटिव एरोबिक और ऑब्लिगेट दो टर्म्स हैं। सेकंड भी मैं यहां पे लिख रहा हूं, सेकंड टर्म्स है फैकल्टेटिव, FACULTATIV। एक हो गया फैकल्टेटिव एरोबिक, एक हो गया ऑब्लिगेट एरोबिक। इसमें क्या डिफरेंस है, ऑब्लिगेट एरोबिक का मतलब है जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो डेड हो जाएगा, और फैकल्टेटिव एरोबिक है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब भी लिविंग कंडीशन में बना रहेगा, एनारोबिक जैसा प्रॉपर्टी शो कर देगा लेकिन जिंदा रहेगा। तो ऑब्लिगेट एरोबिक का मतलब है जो जिंदा ही न रहे, अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा, उसको ऑब्लिगेट कहते हैं। तो दीज आर कंप्लीटली, यहां पर पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या लिखना है, तो दीज आर कंप्लीटली एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया and do not survive without oxygen। वैसे बैक्टीरिया जो बगैर ऑक्सीजन के सरवाइव ना करे उसे हम ऑब्लिगेट एरोबिक कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो है एजियोटोबैक्टर। एजियोटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है बेटा, ये एजियोटोबैक्टर जो है वो क्या है भाई, अपना ऑब्लिगेट एरोबिक है। फैकल्टेटिव एरोबिक क्या होता है बेटा, दीज आर नॉट कंप्लीटली एरोबिक। क्या होगा इसका डेफिनेशन, तो दीज आर नॉट कंप्लीटली एरोबिक, इट मीन्स एंड or we can also say it means can be survive and can be survive without ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है, उसको हम बोलेंगे फैकल्टेटिव एरोबिक। एग्जाम्पल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स यहां पर है बेटा एसिटोबैक्टर एसेटी। क्या है, एसिटोबैक्टर, यहां पर है एजियोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसेटी। ये जो बैक्टीरिया है ये फैकल्टेटिव
एरोबिक है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एक और एग्जांपल है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, टेटनी जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए एरोबिक का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उस बैक्टीरिया को हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। और एरोबिक में भी फर्दर दो है, एक है ऑब्लिगेट और एक है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट यानी अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो मर जाएगा बैक्टीरिया, और फैकल्टेटिव है कि एरोबिक है लेकिन ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगा तब भी सरवाइव कर जाएगा, तो उसको फैकल्टेटिव कहते हैं। और ऑब्लिगेट का मतलब जो कंप्लीट हो। वैसे ही एनारोबिक है जी, तो सेकंड टाइप पे अपन आते हैं। सेकंड इज एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया का क्या डेफिनेशन होगा? तो जैसे अपन यहां पर लिखे थे, दोज बैक्टीरिया विच डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा डेफिनेशंस? दोज बैक्टीरिया which do not require oxygen for stay in living condition। लिविंग कंडीशंस में बने रहने के लिए जिस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? एनारोबिक बैक्टीरिया। नाम से ही क्लियर है, एरोबिक यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं हो। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें फर्दर फिर से क्लासिफिकेशन है, यानी इसको भी आप टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हो एज लाइक एरोबिक। पहला टाइप क्या हो जाएगा बेटा? तो फर्स्ट टाइप हो जाएगा ये भी ऑब्लिगेट एनारोबिक। क्या हो जाएगा बेटा? ऑब्लिगेट एनारोबिक। एनारोबिक ऑब्लिगेट एनारोबिक का क्या डेफिनेशन हो जाएगा बेटा? दीज आर कंप्लीटली एनारोबिक बैक्टीरिया। दीज आर कंप्लीटली का मतलब है कि बगैर, मतलब प्योर प्रॉपर्टी है इसके पास। कंप्लीटली एनारोबिक बैक्टीरिया and do not have capacity of aerobic respiration, अब यहां पर देखिए क्या है। ऑब्लिगेट एरोबिक में क्या था? जो ऑक्सीजन के बगैर ना रहे। और फैकल्टेटिव एरोबिक में क्या था? कि ऑक्सीजन के बगैर जो रह जाए। यहां पर क्या है? ऑब्लिगेट एनारोबिक का मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म ही ना करे, और यहां पर जो फैकल्टेटिव आएगा जो एरोबिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करेगा। यानी है तो एनारोबिक लेकिन ऑक्सीजन मिलेगा तो उसको यूज भी कर लेगा। आया समझ में? तो यहां पर ऑब्लिगेट का मतलब है जो कभी भी एरोबिक कंडीशंस में ना आए, मतलब मर जाएगा लेकिन एनारोबिक ही रहेगा, कभी भी एरोबिक नहीं परफॉर्म करेगा, कभी भी एरोबिक वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब समझ लो गट्ठर मतलब जो होता है ना जिद्दी, कि हम मर जाएंगे लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे जी, तो वही वाला है ऑब्लिगेट, यानी कि जो है वो है। और फैकल्टेटिव में क्या है ना, बिना पेंदी का लोटा, यानी कभी इधर कभी उधर, मौसम वैज्ञानिक है ना, मौसम इधर आया तो इधर, मौसम इधर आया तो इधर हो जाएगा। तो ये हमें क्या करना है यहां पर समझना है। एग्जाम्पल्स हैं, तो यहां पर एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है जी। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्या बेटा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम यहां पर आपको याद रखना है बैक्टीरिया का एग्जांपल। सेकंड यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? तो सेकंड टाइप है ऑब्लिगेट एनारोबिक, ऑब्लिगेट यहां पर हो जाएगा फैकल्टेटिव। क्या होगा बेटा? फैकल्टेटिव। इसमें क्या हो जाएगा बेटा?
those bacteria या these bacteria which do not these bacteria which are anaerobic in nature but can use or perform aerobic respiration, यानी जरूरत पड़ने पर जिसने ऑक्सीजन को यूज किया, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म किया, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फैकल्टेटिव एरोबिक। क्या कहते हैं? फैकल्टेटिव एरोबिक। और इसका एग्जाम्पल है जी फर्मेंटेशन बैक्टीरिया। क्या है? फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, यानी वैसे बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन में यूज होते हैं, फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, वैसे बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन में यूज होते हैं, एक्सेप्ट देन एसिटोबैक्टर एसेटी, इसको छोड़ करके जी, एसिटोबैक्टर एसेटी को छोड़ करके, क्योंकि एसिटोबैक्टर एसेटी तो क्या है? फैकल्टेटिव एरोबिक है, तो इसको छोड़ करके जो भी हैं वो सभी के सभी क्या है? फैकल्टेटिव एनारोबिक है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशंस इन बैक्टीरिया और ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, बैक्टीरिया में भी एरोबिक एंड एनारोबिक। फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म था बेटा, फर्स्ट जो बैक्टीरिया था, याद रखेंगे, वो एनारोबिक था। कैसा था? एनारोबिक। यानी दुनिया में जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो था बैक्टीरिया, यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, और उसका नेचर क्या था? तो वो एनारोबिक नेचर का था, यानी कि वो ऑब्लिगेट एनारोबिक था। ये भी याद रखेंगे, ऑब्लिगेट एनारोबिक था, यानी जिसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी, जो ऑक्सीजन को यूज नहीं करता था। लेकिन टाइम टू टाइम इवोल्यूशन हुआ और बैक्टीरिया के अंदर चेंजेस आया। चेंजेस क्या आया भाई? तो बैक्टीरिया एरोबिक में कन्वर्ट हुआ, यानी ऑब्लिगेट एनारोबिक से फैकल्टेटिव एरोबिक बना। फिर क्या बना बेटा? फैकल्टेटिव एनारोबिक से फैकल्टेटिव एरोबिक बना, और उसके बाद प्योर एरोबिक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, कंप्लीट फूड का ब्रेकडाउन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। ये आपने क्लास 10th और क्लास 11th में आपने जरूर पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। प्लांट फिजियोलॉजी में आपने रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़े होंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आपने ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़े होंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो इसमें आपने या तो आप क्लास 10th में भी लाइफ प्रोसेस जो आपका चैप्टर है सीबीएसई में, लाइफ प्रोसेस में भी रेस्पिरेशन है, तो वहां पर भी इन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया, और आने वाले टाइम में आप बी फार्मा में भी, बायोकेमिस्ट्री में इन सारी चीजों को आप डिस्कस करोगे। तो रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में हमें याद रखना है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और अगर फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा तो वो फूड क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो इस कारण से बैक्टीरिया जो है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया थे, यानी जो ऑक्सीजन जो यूज नहीं करते थे, तो वो कंप्लीट फूड का ब्रेकडाउन नहीं कर पाते थे। इस कारण से वो अब कंप्लीट फूड का ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर दिया जब वो एरोबिक में कन्वर्ट हो गए। तो फिलॉसफी हमेशा समझना, चीजों को हमेशा याद रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके बिहाइंड, क्यों बैक्टीरिया एनारोबिक से एरोबिक में शिफ्ट हुआ, क्यों ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुआ, क्यों फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एरोबिक में कन्वर्ट हुआ, और फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया क्यों प्योर एरोबिक बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुआ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ जो लॉस्ट हो रहा था फूड का, यानी एटीपी का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहे थे विदाउट द और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस केस में ये क्या करने शुरू कर दिए भाई? एरोबिक में कन्वर्ट हो गए। दैट इज द रीजंस बिहाइंड व्हाई बैक्टीरिया कन्वर्टेड एनारोबिक टू एरोबिक। इज दिस क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 4th नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन कैप्सूल। तो क्लासिफिकेशन which is based on कैप्सूल। अब ये कैप्सूल क्या है? ये कैप्सूल टैबलेट साइरप अपना फार्मेसी वाला नहीं है जी। कैप्सूल एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। क्या है? कैप्सूल एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो यहां पर क्या होता है, जैसे मान के चलो ये एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस टाइप से।
एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट है। तो जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट है उस बैक्टीरिया को हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहेंगे, एंड दोज बैक्टीरिया विच डोंट हैव कैप्सूल इज नोन एज नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सूल बैक्टीरिया में भी, तो बैक्टीरिया में भी फर्स्ट वन इज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का मतलब क्या है बेटा, तो इट्स सिंपली इट मीन्स दोज बैक्टीरिया which having capsule layer is present, this bacteria is known as capsulated bacteria। यानी those bacteria which having capsule layer is present is known as capsulated bacteria। and second one is non capsulated bacteria। it is very simple है ना, non capsulated, but हमें अवेयर होना है चीजों से। जरूरी नहीं है कि यहां से जीपेट में क्वेश्चंस आए, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्या है, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्या है। क्योंकि जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, ड्रग्स इस पे बाइंड करेंगे, ड्रग एक्टिंग ऑन बैक्टीरिया जब हम पढ़ेंगे, तो यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट काम देगा। ध्यान रखना, जब आप 6th सेमेस्टर में आओगे तो 6th सेमेस्टर में एंटीबायोटिक्स पढ़ोगे, यानी दोज बैक्टीरिया विच किल्ड दोज मेडिसिन विच किल्ड बैक्टीरिया इज नोन एज एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो इन बैक्टीरियाज को मारना होगा। तो इन बैक्टीरियाज को तब मारेंगे जब हम बैक्टीरिया को जानेंगे। जैसे आप किसी को, हम आपसे फाइट करवा दिए, झगड़ा करवा दिए, तो आप अपने दुश्मन को कब हराओगे, जब आप दुश्मन को जानोगे कि भाई इसकी कमजोरी क्या है, वीकनेस क्या है, ये सारी चीजें। तो वैसे ही जब आपको बैक्टीरिया को मारना है, ऐसी मेडिसिन बनानी है जो बैक्टीरिया को किल करे, तो आपको सबसे पहले बैक्टीरिया समझना होगा कि भाई बैक्टीरिया को कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से उसको हम खत्म कर सकते हैं, है ना। हमें थोड़ा सा, मैंने क्या बताया था कि हमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट अप्रोच डेवलप करना है, माइंड को थोड़ा ब्रॉड करना है ना। जितना ज्यादा आप सोचने के लिए अभी आपसे प्रिपेयर रहोगे, उतना ही ज्यादा चांस है आपको रिसर्च में जाने का, यानी कि साइंटिस्ट बनने का। रिसर्च डिपार्टमेंट में अगर आपको जाना है बेटा, तो थोड़ी सी थिंकिंग को आपको क्या करना होगा, ब्रॉड करना होगा, थोड़ा सा ज्यादा सोचना होगा। और सोचने के लिए मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं, इन सब पॉइंट को आप पढ़ते जाओगे, ऑटोमेटिक आपको जब हमारी क्लास आप अटेंड करोगे, जब आप फार्माकोलॉजी वगैरह अटेंड करोगे आने वाले सेमेस्टर्स में, या अगर जो 5th सेमेस्टर के बच्चे होंगे, 7th सेमेस्टर के बच्चे होंगे, वो मुझे जानते होंगे फार्माकोलॉजी में, तो उनको पता होगा कि हाँ सर फार्माकोलॉजी कैसे पढ़ाते हैं, कैसे मेडिसिन को एक्ट करवाते हैं, कहां से ट्रीटमेंट अप्रोच निकलता है, कैसे हम मेडिसिन को इन्वेंशन कर सकते हैं, कैसे नई मेडिसिन हम बना सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बना सकते हैं। केवल दवाई बेचने के लिए हम फार्मेसी नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत बार आपको बताया इन चीजों को। और कभी ये जो पैंडेमिक खत्म होगा और जब अपनी क्लासेस हो सकता है ऑफलाइन स्टार्ट होगी, तो उसमें बहुत अच्छे से, उसमें तो अपने पास बहुत टाइम होता है इन सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए, और वहां पे क्लास का अलग ही मजा। लेकिन तब भी मैं अपने लेवल पे इसी क्लास के माध्यम से आपको वो सारी चीजें देना चाहता हूं जिसके आप हकदार हो, जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। तो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्या है बेटा, तो इट सिंपली इट मींस दोज बैक्टीरिया विच डोंट हैव कैप्सूल लेयर इज नोन एज नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अब आता है एग्जांपल्स। तो ऑल ग्राम निगेटिव, ऑलमोस्ट जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है ना बेटा, वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैप्सुलेटेड होते हैं। ग्राम निगेटिव के बाहर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड लेयर होता है कैप्सूल, इसलिए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा पैथोजेनिक होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ग्राम निगेटिव ज्यादा बीमारी कॉज करता है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि ग्राम निगेटिव के पास एक्स्ट्रा एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। और नॉन कैप्सुलेटेड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा बेटा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होगा वो क्या होगा बेटा, नॉन कैप्सुलेटेड होगा। तो कैप्सुलेटेड का मतलब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और नॉन कैप्सुलेटेड का मतलब हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया।
ठीक है। तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सूल भी हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। लास्ट आज की क्लास का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, मुझे मालूम है 1 घंटा हो गया, हो सकता है आपका डेटा खत्म हो रहे होंगे, आपको मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो आपको करना पड़ेगा बेटा, तब जाकर के जीपेट होगा, अदरवाइज जीपेट नहीं होगा, है ना। तो अगली क्लास से हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, इसलिए आज वाली क्लास में क्लासिफिकेशन तो खत्म ही कर देते हैं। अभी हाँ जी, अभी और क्लासिफिकेशन है ना बैक्टीरिया में। अभी तक यही तो मैं कहता हूं कि हमें पढ़ना डीप में है चीजों को। हमने क्लासिफिकेशन में देखो कितनी चीजें निकाल दी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सूल, ऑन द बेसिस ऑफ अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किए, रेस्पिरेशंस, यानी कि एरोबिक एंड एनारोबिक। लास्ट क्लासिफिकेशन है बेटा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, है ना। तो लास्ट क्लासिफिकेशन है बेटा नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। तो क्लासिफिकेशंस on the basis of flagella। तो फ्लैजिला के बेस पर क्लासिफिकेशन, बस 5 मिनट में चैप्टर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फ्लैजिला के बेस पर भी बैक्टीरिया को हम क्लासिफाइड करते हैं। अब ये फ्लैजिला क्या होता है भाई, कैसा होता है, तो देखिए सपोज दैट ये एक बैक्टीरिया है, तो इसके बाहर ये एक टेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं फ्लैजिला, जो मोटिलिटी परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी क्या शो करता है भाई, तो मोटिलिटी शो करता है। क्या शो करता है बेटा, मोटिलिटी। तो मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस बैक्टीरिया मूव करना चाहता है, तो उसके पास क्या होता है, फ्लैजिला। जैसे हमारे पास होते हैं ना लेग हैं, जिसके थ्रू, या जो बर्ड है उसके पास विंग्स हैं जिसके थ्रू वो मोटिलिटी शो करते हैं, तो वैसे ही फ्लैजिला के पास क्या है, बैक्टीरिया के पास क्या है, फ्लैजिला, जिसके थ्रू वो क्या करता है, मोटिलिटी परफॉर्म करता है। तो मोटिलिटी के बेस पर हम क्या कर रहे हैं भाई, फ्लैजिला, यानी फ्लैजिला के बेस पर अब हम बैक्टीरिया को क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। तो फ्लैजिला के बेस पर जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का बेटा, पहली क्लासिफिकेशन है ए ट्राइकस। पहला क्या है भाई, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ए ट्राइकस, ए ट्राइकस बैक्टीरिया। ए ट्राइकस का मतलब देखो, ए का मतलब होता है अब्सेंट और ट्राइकस का मतलब होता है बेटा फ्लैजिला। ट्राइकस वर्ड किसके लिए है, फ्लैजिला के लिए, समझना चीजों को। ए मतलब होता है अब्सेंट और ट्राइकस मींस फ्लैजिला, यानी दोज बैक्टीरिया, क्या हो जाएगा डेफिनेशन, दोज बैक्टीरिया which don't have flagella is known as atricus bacteria। यानी वैसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला होते ही नहीं है, यानी फ्लैजिला जिसमें अब्सेंट होते हैं, क्या होगा भाई, इसमें अब्सेंट फ्लैजिला, जिसमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ए ट्राइकस बैक्टीरिया। तो यहां पर डायग्राम से चीजें समझ में आएगा, ये बैक्टीरिया है जी, और बैक्टीरिया के बाहर कोई भी फ्लैजिला नहीं है, ये क्या है भाई, ए ट्राइकस बैक्टीरिया। आगे समझ में, तो नाम याद रखना है कि व्हाट इज ए ट्राइकस। सेकंड क्लासिफिकेशन इज, देखो किसके बेस पर हुआ, फ्लैजिला के बेस पर, फ्लैजिला है ही नहीं, तो फ्लैजिला के बेस पर ही हम क्लासिफाइड कर रहे हैं बैक्टीरिया को। तो सेकंड क्लासिफिकेशन इज मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस। अब देखिए ट्राइकस मतलब क्या होता है, तो आपको मालूम है ट्राइकस मींस फ्लैजिला, और मोनो मतलब क्या होता है, वन, यानी कि सिंगल। यानी इट मींस क्या हो जाएगा बेटा, दोज बैक्टीरिया which have one flagella on the surface of their body। यहां पे लिख सकते हैं on the surface of their body। बॉडी सरफेस पे अगर एक प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस। एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये बैक्टीरिया है जी, सपोज दैट इसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया में भी ए ट्राइकस, बैक्टीरिया में भी मोनोट्राइकस। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज, ए ट्राइकस हो गया और मोनोट्राइकस हो गया, एम्फीट्राइकस।
एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया का मतलब होता है बेटा बैक्टीरिया हैविंग टू फ्लैजिला, वन इन ईच साइड, है ना। तो यहां पर सिंपली आप यहां पर लिख सकते हो बैक्टीरिया हैविंग टू फ्लैजिला, वन इन ईच साइड, हर एक साइड में एक बैक्टीरिया। एग्जांपल से चीजें समझते हैं, डायग्राम से। सपोज दैट ये एक बैक्टीरिया है, तो इस साइड भी एक फ्लैजिला और इस साइड भी एक फ्लैजिला, तो कितने फ्लैजिला हो गया? 2 फ्लैजिला हो गया क्या? एक साइड दोनों में है। दिस बैक्टीरिया इज नोन एज एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। तो डायरेक्ट वो डायग्राम भी दे सकते हैं जीपेट एग्जामिनेशंस में, और आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। ये एट्राइकस है, मोनोट्राइकस है, एम्फीट्राइकस है, लोफोट्राइकस है, सिफेलोट्राइकस है, ऐसे भी और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो पूछ सकते हैं। तो आपको समझना है, एट्राइकस मतलब फ्लैजिला एब्सेंट, मोनोट्राइकस यानी सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट, एम्फीट्राइकस मींस 2 फ्लैजिला प्रेजेंट, ईच ऑन वन इन ईच साइड। नेक्स्ट वन इज एम्फी के बाद है बेटा लोफोट्राइकस। तो नेक्स्ट वन इज लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया मतलब होता है बंच ऑफ फ्लैजिला। बंच मतलब ग्रुप, है ना बेटा। बंच मींस ग्रुप ऑफ फ्लैजिला, present at one side of bacterial body। बैक्टीरियल बॉडी के एक साइड में बंच ऑफ अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस। एग्जांपल से चीजें समझते हैं डायग्राम से। सपोज दैट दिस वन इज अ बैक्टीरिया और बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट। देखिए कितने में बहुत सारे यहां पर क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन सिंगल साइड है, एक ही साइड है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज, फिफ्थ वन इज सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। अब आप कहोगे सर इतने सारे बैक्टीरिया तो हमें पढ़ने ही नहीं है। बेटा ये सारे पढ़ने हैं आपको, है ना, और क्वेश्चंस आते हैं जीपेट में, और नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट वन इज सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया का मतलब होता है बंच ऑफ, इट्स डेफिनेशन इज बंच ऑफ फ्लैजिला, इट मींस ग्रुप ऑफ फ्लैजिला, है ना। बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट at both side of bacteria is known as cephalotrichus। फिर से एग्जांपल यानी डायग्राम से चीजों को समझते हैं। सपोज दैट दिस वन इज अ बैक्टीरिया। अब दोनों साइड बंच में प्रेजेंट होगा, इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा। दोनों साइड में नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। तो सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया क्या है ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। पेरीट्राइकस बैक्टीरिया मींस फ्लैजिला प्रेजेंट ईच साइड of bacteria। if number of flagella present each side of bacteria, यहां पर ऐड कर लेंगे नंबर ऑफ flagella, है ना। नंबर ऑफ flagella present at each side of bacteria। एग्जांपल से चीजों को समझते हैं। सपोज दैट ये अपना एक बैक्टीरिया है जी, हर जगह फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, हर साइड फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, है ना। ये क्या है भाई? फ्लैजिला है, हर साइड क्या है बेटा? फ्लैजिला प्रेजेंट है। दिस वन इज नोन एज पेरीट्राइकस। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया may be atricus, it may be monotricus, it may be amphitricus, it may be lophotricus, it may be cephalotricus and it may be peritricus।
यानी कि फ्लैजिला के बेस पर। अभी हम फ्लैजिला और डिटेल में पढ़ेंगे, जब मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। अगली क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया का, लेकिन उसके बाद जब मैं स्ट्रक्चर में तो अभी 3-4 क्लासेस लगेगा स्ट्रक्चर में, है ना। तो स्ट्रक्चर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट और वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और वहां से ही फार्माकोलॉजी का एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट जो 6th सेमेस्टर में आप जाएंगे तो वहां खुलेगा। तो जो 5th सेमेस्टर के बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं वो भी स्ट्रक्चर माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि 6th सेमेस्टर में आपको एंटीबायोटिक्स मिलेगा और आपको फिर से यही सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। वहां पर आपको तभी वो फार्माकोलॉजी समझ में आएगा जब आपको ये सारी चीजें पहले से मालूम होगी। तो इन चीजों को हमें क्या करना है बेटा, याद रखना है। तो देखिए आज वाली क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। उसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट जहां से जीपेट में बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ग्राम स्टेनिंग मेथड को पढ़े, उसके सीक्वेंस को हम लोग जाने। उसके बाद हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशंस, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, हमने एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया डिस्कस किए। ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सूल हम लोग डिस्कस किए कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला वी हैव कंप्लीटेड एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोकोट्राइकस एंड पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। तो ये ट्राइकस का मीनिंग क्लियर हो गया। फ्लैजिला होता है, नंबर ऑफ फ्लैजिला कितने प्रेजेंट हैं, कहां कहां प्रेजेंट हैं, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया कौन है, ऑब्लिगेट एरोबिक कौन है, फैकल्टेटिव एरोबिक कौन है, ऑब्लिगेट एनारोबिक कौन है, फैकल्टेटिव एनारोबिक कौन है, ये एग्जांपल्स। कैप्सुलेटेड कौन है, नॉन कैप्सुलेटेड कौन है, ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव कैसा कलर शो करेगा, ग्राम नेगेटिव कैसा शो करेगा, कितना परसेंट म्यूरिन ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होगा, कितना परसेंट ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होगा, थिकनेस कितने नैनोमीटर होंगे ग्राम पॉजिटिव के, थिकनेस कितने होंगे ग्राम नेगेटिव के, मेसोसोम्स कहां पे प्रोमिनेंट ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा। मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट जो आज वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से देखो बेटा, जरूरी नहीं है कि सारी जगह से क्वेश्चंस है, और कहां से क्वेश्चन पूछेंगे वो मुझे भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। तो क्वेश्चंस वो कहीं से भी पूछें, हमें तो पढ़ना पूरा है। और अगर आप पूरा पढ़ लिए ना, तो ये आप मेरी गारंटी ले लो कि आपसे बेटर नॉलेज माइक्रोबायोलॉजी में किसी को नहीं होगी। और माइक्रोबायोलॉजी पे अगर आपकी कमांड हो गई ना, तो 6th सेमेस्टर की जो आपकी फार्माकोलॉजी है वो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जो सीनियर्स होंगे जिन्होंने 6th सेमेस्टर में मेरे से एंटीबायोटिक्स पढ़े होंगे, जो 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, उनको मालूम होगी इंपॉर्टेंस माइक्रोबायोलॉजी की। हम क्या करते हैं, सोचते हैं यार अभी तो पहली सेमेस्टर है, अभी तो तीसरी सेमेस्टर है, आगे देखेंगे ना। बेटा एक एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत ही जल्द मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर का भी वीडियो लेकर के आऊंगा। टाइट्रेशंस, इनऑर्गेनिक, जहां से इनऑर्गेनिक से इस बार भी क्वेश्चन आया था 2021 के जीपेट में आया था, लिमिट टेस्ट से, जो आपने पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो क्वेश्चंस वो कहीं से भी बनाते हैं, है ना। क्वेश्चंस टाइट्रेशन से पूछे जाते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हमें मालूम होने चाहिए, तब जाकर के हम जीपेट में अच्छा स्कोर, अच्छा रैंक बना सकते हैं। और जो मेरा मोटिव है फ्री एजुकेशन पॉलिसी आपको देने का, यानी कि फ्री में एजुकेशन देने का, वो मोटो तब मेरा कंप्लीट होगा जब हर एक बच्चा यहां से इस चैनल्स के थ्रू जो हमसे जुड़ गया है, वो बच्चा जीपेट क्रैक करे, अपनी करियर सेट करे और रिसर्च में जाओ, और हमें फिर मैसेज करे, कॉल करे हमें व्हाट्सएप पे कि हाँ सर हमारा जीपेट क्रैक कर गया। वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। वही हमारी फीस है जी, वही हमारी फीस है। अगर आपने रिजल्ट बता दिया तो हमारे लिए उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये फ्री एजुकेशन पॉलिसी जो मैं लेकर के आया हूं, वो आप अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, आप अपने कॉलेज का ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप पे आप मुझे ऐड कीजिए, और वहां पर डेली क्लासेस जो मैं लगाता हूं, आप तो मान कर चलो कि 6 PM पे डेली क्लास लगती है, किसी दिन 7 सेम की लगती है, किसी दिन 3rd सेम की लगती है, किसी दिन 5th सेम की लगती है। और ये मैसेज कब किस दिन की लगती है, मैं शाम में 4-5 बजे ग्रुप पे डालता हूं, नहीं तो मैं मॉर्निंग 10 बजे के आसपास ही अपना जो ऐप है फार्मास्पेरेंट ऐप, प्ले स्टोर में जब आप फार्मास्पेरेंट ऐप सर्च करोगे, एस्पायरेंट ऐप, तो आपको इस लोगो के साथ, जो ऊपर में जो लोगो दिया गया है, यहाँ पर जो लोगो है, इस लोगो के साथ ऊपर में इस लोगो आपको दिख जाएगा फार्मास्पेरेंट का, यहाँ पर कॉर्नर में, है ना। तो इस लोगो वाला आपको ऐप है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहां पर आपको रिक्वेस्ट जो है, अगर आप 7 सेम का है तो 7 सेम वाले के लिए रिक्वेस्ट है बेटा, बैच कोड है PA, है ना, यानी फार्मास्पेरेंट 2022। 5th सेम के लिए है बेटा ग्रुप जो है वो है PA 2023, और 3rd सेम वालों के लिए है PA 2024। ये बैच कोड है, बैच कोड वो मांगेगा। तो ये बैच कोड ऐड करेंगे तो वहां पर डेली शो होता है कि आज किसकी क्लास है, कितने बजे से क्लास है, क्या है, नहीं है, ये सारी चीजें। और बहुत ही जल्दी
जैसे ये सब चैप्टर खत्म होगा मैं टेस्ट लेकर के आऊंगा, डाउट सेशन आपके लिए लेकर के आऊंगा, जिसमें अपन बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी अपन एक भी टेस्ट नहीं दिए हैं, इसलिए नहीं दिए क्योंकि चैप्टर्स जो है वो बहुत ही कम कंप्लीट हुए हैं। तो एक बार चैप्टर खत्म होने, तो एक बार जब टेस्ट का रिदम अपन स्टार्ट करेंगे ना, तो डेली टेस्ट होगा, फिर आप टेस्ट ही टेस्ट देते रहना, है ना। तो अपन वो सब चीजें भी करेंगे। वो प्लान आप मेरे ऊपर छोड़ दो कि हमें आपको कैसे जीपीटी क्रैक करना। आपको तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़ो, मटेरियल्स की टेंशन मत लो, मटेरियल्स अवेलेबल है। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, हमारा नंबर है 9039301429। लेकिन पहले मैं कहता हूं इन वीडियोज को पहले देखो अच्छे से, पहले एक बार सेट कर लो सारी चीजें, उसके बाद ये सारी चीजें करना, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट चीजें अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पेरेंट, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर with your juniors, your friends also.